किसी भी देश में लोहा और इस्पात उद्योग उस देश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस देश के औद्योगिकरण के विकास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या है कि गाइज आप लोगों ने सोचा है कि क्या है कि भारत जैसे औपनिवेशिक राष्ट्र में इसी औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ, और साथ ही में लोहा और इस्पात उद्योग का महत्व कैसे बढ़ता गया, और साथ ही में क्या है कि उस विकास को किस बंदे ने किस तरीके से उसे बढ़ाया, और साथ ही में उन लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम सामने आई, और साथ ही में उन लोगों ने किस प्रॉब्लम को किस तरीके से उसे सॉल्यूशन निकालकर अपने सपनों को साकार किया। और साथ ही में क्या है कि भारत में जिस समय पर ये सारे लोहा और इस्पात उद्योग के हालात चल रहे थे, उसी समय में जापान में किस तरीके की कंडीशन थी, और साथ ही में जापान भी खुद अपने आप को किस तरीके से लोहा और इस्पात के उद्योगों में विकसित कर रहा था। तो फिर क्या है कि गाइज आज हम ये सारे टॉपिक्स इन डिटेल में बिल्कुल भी अमेजिंग टाइप में हमें पढ़ने वाले। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमोल मानगरे और यह है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास, जहां पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ नई चीजों के बारे में सीखने को मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और हाँ, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने वीडियो को ऑलरेडी लाइक किया है उन लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। ओके, सो फिर क्या है कि गाइस, जैसे ही आप लोगों ने आज के इस वीडियो का थंबनेल देखा है कि आज हम भारत और जापान के औद्योगिकरण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत और जापान में लोहा और इस्पात उद्योग की शुरुआत कैसे हुई, और साथ ही में इस शुरुआत के दौरान में इन दोनों देश में किस तरीके से हालत थी। जैसे कि अभी आप लोगों को पहले से पता चलता है कि भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। सबसे पहले भी औपनिवेशिक को समझना जरूरी है। औपनिवेशिक मतलब क्या है कि किसी भी देश के दबदबे में था। जैसे जिस तरीके से क्या था, ब्रिटेन ने भारत के ऊपर राज कर रहा था, ब्रिटेन के शासन में भारत चल रहा था। सो फिर क्या है कि उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। तो फिर अभी भारत तो एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, भारत के पास कोई पावर्स नहीं थी और भारत के पास कोई अच्छे साधन भी नहीं थे। फिर भी भारत ने किस तरीके से उसे बढ़ाया। और साथ ही में जापान में क्या हालत थी, जापान में कौन शासन कर रहा था, और जापान की गवर्नमेंट का मतलब माइंडसेट उस समय पर कैसे था, और साथ ही के यहाँ के बिजनेसमैन का भी माइंडसेट और साथ ही में उनकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी थी। तो ये सब आज हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आज हम सबसे पहले भारत को जानेंगे कि भारत में लोहा का विकास कैसे हुआ और भारत में ये शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे कि अभी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया था कि क्या है कि अमोल सर की क्लासेस में ऑलरेडी मतलब रेडीमेड नोट्स नहीं मिलते, रेडीमेड नोट्स हम खुद हमारे माइंड से बनाते। तो जैसे कि अभी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास कैसे हुआ और उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट लगाने की है कि वह कौन से साल में हुआ था, किसने किया था, और उसे करने के बाद में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। देखो, अभी कोई भी जब चीज बड़ी होती है ना तो इसमें प्रॉब्लम जरूरी आती है, और जिस चीज में अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आई ना तो समझ लेना कि वो चीज हमारे लिए कोई बड़ी नहीं है, या फिर उसका इस समाज में या फिर इस विषयों में कोई महत्व नहीं। तो अगर आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो अगर आपने कोई बड़े सपने देखे तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस भी इतना बड़ा है। तो उसी तरीके से ये जो भारत था ये एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। तो फिर इस औपनिवेशिक राष्ट्र में हमें जब अगर लोहा और इस्पात के उद्योग को अगर हमें स्टैब्लिश करना है, और साथ ही में उसमें हमें विकास करके इतना सारा पैसा कमाना, और साथ ही में देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को भी हमें आगे लेकर जाना है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई होंगी भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम का भी उन्होंने कैसे निवारण किया, और ये कौन दो मतलब बंदे थे, वो भी हम इन डिटेल में पढ़ने वाले। जैसे कि अभी भारत था, ओके, तो भारत में 1904 अप्रैल में, कहां पर, अप्रैल में दोराबजी टाटा, कौन, दोराबजी टाटा, और थे चार्ल्स वेल्ड। अभी चार्ल्स वेल्ड कौन थे, अब दोराबजी टाटा तो पता है क्या थे, वो जमशेदजी टाटा जी के बेटे थे। ओके, अभी चार्ल्स वेल्ड कौन थे, चार्ल्स वेल्ड अमेरिकन थे। एक अमेरिकन के साथ में वो एक भूवैज्ञानिक थे, यानी कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ओके, भूवैज्ञानिक थे। कौन थे, चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन थे, भूवैज्ञानिक थे, और साथ ही में दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड क्या कर रहे थे, कई महीनों से छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में
लोहा और इस्पात के अयस्क की खोज में वो बिजी थे, खोज में उसके लगे थे। किसके? लोहा और इस्पात के अयस्क में। अभी हमारे लिए अयस्क शब्द नया है, सर बता दो अभी अयस्क का मतलब क्या है, नहीं तो हमारे पूरे लेक्चर्स में हमारा ये शब्द हमारा दिमाग खाते रहेगा और हमें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जान लेते हैं, अयस्क यानी कि कोई भी चीज का क्या होता है, कच्चा माल होता है, उसका डेमो होता है। क्या होता है? उसका डेमो या उसका कच्चा माल, उससे हम कहते हैं अयस्क। तो ये जो दो बंदे थे, दोराबजी टाटा और चार्ल्स स्वेड, ये क्या कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में लोहा और इस्पात के उद्योग के अयस्क काफी दिनों से खोज रहे थे। और ये जो दोनों थे ना भाई, इन्होंने बहुत ही सारा कई महीने और साथ ही में इस बिजनेस के ऊपर कई पैसा उन्होंने लगा दिया था, बहुत ही सारे महीने डाल दिए थे, बहुत सारे पैसा उन्होंने इसके ऊपर खर्चा कर दिया था। और साथ ही में जो जमशेदजी टाटा थे ना, जमशेदजी टाटा यानी कि दोराबजी टाटा के पिताजी, उनका ऐसा मानना था कि हमें ये सक्सेस कराना चाहिए, हमें इस इंडस्ट्री को हमें चालू करना ही है। और साथ ही में उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना भी पैसा, कितना भी समय और कितनी भी सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या हम उसमें लगा सकते हैं। उस तरीके से उन लोगों का नेचर था। किनका? जमशेदजी टाटा का, दोराबजी टाटा और चार्ल्स स्वेड, यानी कि तीनों एक जगह पर मिल चुके थे, हौसला रख लिया था कि हमें जाना है, हमें कामयाबी पाना है और हमें लोहा और इस्पात उद्योग को हमें आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही अभी क्या हुआ, दोराबजी टाटा और चार्ल्स स्वेड ऐसी खोज में घूम रहे थे, बिल्कुल मुसाफिर बन चुके थे। जैसे अभी कोई बंदा अगर मतलब किसी को अगर किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो वो कैसे उसके पीछे मुसाफिर बन जाता है ना, कि अगर भाई वो आई होगी या नहीं आई होगी। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स है तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगा सकते हो। तो उसी तरीके से इन दोनों की हालत बन चुकी थी कि वो क्या कर रहे थे कि अपने इस लक्ष्य के पीछे मुसाफिर के जैसे घूम रहे थे। कभी कभी मतलब इस गांव से उस गांव में, इस सिटी से उस सिटी में, उस जंगल में, इस पहाड़ी पर, यहां पर, वहां पर, मतलब वो रात दिन उसकी तलाश में घूम रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसे घूमते घूमते उनकी तलाश आखिरकार खत्म होते हुए नजर आई। तो वो ऐसे ही एक छोटे से गांव में पहुंचे तो यहां पर उन्होंने ऐसा एक दृश्य पाया कि एक दूर पहाड़ी पे से कुछ अग्रिया समुदाय के लोग, कहां पर, कुछ अग्रिया समुदाय के लोग, अग्रिया समुदाय के लोग क्या कर रहे, लोहा और इस्पात के अयस्क की टोकरियां भरकर ला रहे। क्या कर रहे? टोकरियां भरकर ला रहे। ठीक है। तो अभी उन्होंने इनको पूछा कि तुम ये कहां से ला रहे हो, ये क्या है। और लेकिन चार्ल्स स्वेड कौन थे? साइंटिस्ट थे। तो चार्ल्स स्वेड ने तभी क्या किया, उस अयस्क को उन्होंने पहचान लिया कि क्या ये जिस चीज की हमें तलाश है, जिसकी खोज में हम इतने मुसाफिर, इतने आशिक बन चुके, तो भाई ये वही चीज है। क्या है? वो अयस्क वही है। तो फिर दोराबजी और क्या करे, उन्होंने उनके बारे में और डिटेल्स निकालने की कोशिश की और उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली। तो फिर इसी अग्रिया समुदाय के लोगों ने उन्हें एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि हम जो अयस्क ला रहे, हम वो अयस्क उस पहाड़ी से ला रहे। तो दोराबजी टाटा और चार्ल्स स्वेड अभी क्या करते, उस पहाड़ी पर पहुंचते। उस पहाड़ी का नाम था रजारा पहाड़िया। कौन सी? रजारा पहाड़ी। ओके। तो अभी क्या हुआ, इस पहाड़ी के ऊपर वो पहुंचे। तो अभी चार्ल्स स्वेड ने यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की, वहाँ की मिट्टी को देखे और साथ ही में यहाँ के खड़क को और यहाँ की जो पत्थरे वगैरह थी, यहाँ के जो स्टोन्स वगैरह थे, यहाँ का जो भी उनका जो भी कुछ क्या बोलते उसे भौतिक रूप था यहाँ की वस्तुओं का, वो सारा उन्होंने चेक किया। तो फिर उन्होंने पाया कि ये सच में वही चीज़ है जिसके बारे में हम कब से खोज रहे थे या जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे। दोनों को बहुत ही खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि वो मतलब यहाँ पे मैं बातों में जायज कर नहीं सकता हूँ। सो फिर क्या हुआ, तो तब उन्हें पता चली। लेकिन अभी क्या था, उनका लक्ष्य केवल उस अयस्क को पाना नहीं था, उस अयस्क की मदद से इंडिया में यानी कि भारत में एक बड़ा कारखाना चालू करना है, इंडिया में एक बड़ी इंडस्ट्री चालू करना है और साथ ही में उसके बदौलत हमें इंडिया की, भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी बदलना है और साथ ही में खुद के भी सपने पूरे करने। तो इस तरीके से उनका लक्ष्य था। तो लक्ष्य बड़ा है तो भाई परेशानी भी बड़ी होंगी। तो अभी रजारा के यहाँ पर कुछ परेशानियां थी, रजारा पहाड़ियों के आसपास एक कुछ परेशानियां थी। अब वो परेशानी क्या थी, सबसे पहली परेशानी थी कि वो पूरा सूखा इलाका था। क्या था?
सूखा इलाका था। अब जाहिर सी बात है, सूखा इलाका था तो यानी कि यहाँ पे पानी की कैसी थी, कमतरता थी, पानी की कमतरता थी भाई, यहाँ पे पानी नहीं था। अब देखो थोड़ा सा माइंडसेट लगाओ, जब भी कोई भी इंडस्ट्री आप लोगों को खोलना होती है या जब कोई भी बिजनेस हम चालू करते हैं तो हम शुरुआत में उस प्लेस के बारे में या जहाँ पर हम चालू कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए और साथ ही में हमारे जो प्रोडक्ट्स या हमारे जो उत्पादक रहने वाले उसके उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या हमें मतलब उसकी आपूर्ति यहाँ से पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पर जब उन्होंने पाया कि यहाँ पर तो ऐसे आपूर्तिदायक कोई है ही नहीं, लेकिन अभी सपना था कि करना है, हौसला भी था, बुलंद था तो करना है। तो उन्होंने यहाँ पर काफी डिस्कवर किया, आसपास देखा तो यहाँ पर उन्हें एक नदी दिखाई दी, सुवर्ण रेखा। कौन सी नदी? सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, अब ये जो सुवर्ण रेखा नदी थी, तो अभी नदी में तो इंडस्ट्री खोल नहीं सकते, लेकिन उस नदी के आसपास बहुत ही बड़ा जंगल था। क्या था? बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल को उन लोगों ने क्या कर लिया? साफ कर दिया। जंगल को उन्होंने साफ कर। देखो गाइस, जब ये कहते हैं कि जब जीतने की जिद हो ना तो घाव मायने नहीं रखते, और साथ ही में आगे क्या होने वाला है ना परिस्थिति को नहीं देखते, तो उसमें हम डायरेक्टली चले जाते। तो उस तरीके से उन्होंने उस जंगल को पूरा साफ कर दिया और साथ ही में यहाँ पे औद्योगिकरण के लिए एक औद्योगिक शहर बसाया। क्या बसाया? एक औद्योगिक शहर बसाया। उस शहर का नाम था जमशेदपुर। जमशेदपुर, जहां पर जो कि आज हमें झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक कोई डाउट? जमशेदपुर तो सब लोगों को पता ही है। ओके, अभी जमशेदपुर पे उनको बेनिफिट क्या हुआ, किसकी वजह से मिला? सबसे पहला तो क्या था कि पानी की बहुत सारी उपलब्धता थी। पानी की उपलब्धता थी। क्यों थी भाई उपलब्धता? क्योंकि क्या था? सुवर्ण रेखा नदी के तट पर था, तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। सेकंड वन क्या है कि यहाँ का जो वातावरण है वो उनके लिए एक सुलभ वातावरण है, कि जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी और साथ ही में यहाँ पर उन्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें उनके पास यहाँ पर अवेलेबल थी, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे खुद का एक औद्योगिक शहर बसाया और साथ ही में यहाँ पर उन्होंने मतलब विकास करना चालू किया। और इतनी करके यहाँ पर उन्होंने क्या, टिस्को की स्थापना की। किसकी? टिस्को की, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री की। ओके, किसकी? उसका फुल फॉर्म देखिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी। कौन सी? टाटा आयरन स्टील कंपनी की यहाँ पर स्थापना की और आखिरकार यहाँ पर विकास करके 1912 से स्टील बनाना शुरुआत हुई और स्टील का आयात भी वो करने लगे यहाँ से। मतलब यहाँ से 1912 में स्टील बनना और स्टील मतलब किसी छोटे मोटे ब्रांड को या छोटे मोटे कहाँ पर बेचना वगैरह उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और आखिरकार उनका मतलब सपना थोड़ा फार साकार होने की तरफ वो बढ़ते गए। लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत एक क्या था, औपनिवेशिक राष्ट्र था। भारत के ऊपर ब्रिटेन का ऑलरेडी सिलसिला चल रहा था या दबदबा था। तो अभी ब्रिटेन के लोग तो इतना उन्हें सपोर्ट नहीं करने वाले ना। ब्रिटेन के लोग अब ये तो नहीं बोलने वाले कि जमशेद आजा, तू मेरा पार्टनर बन जा, चल अभी हम क्या करते, हम दोनों मिलकर हमारे माल को यूरोप में बेचते। ऐसे तो बोलने नहीं वाला है। तो यहाँ पर तो उनके सामने बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है, ब्रिटेन के सरकार के गवर्नमेंट के जो रूल्स है उन्हें फॉलो करना है। क्योंकि जो कि हम पढ़ चुके कि राजस्व में ब्रिटेन ने किस प्रकार से उनकी मतलब मनमानी बताई थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उससे पहले मैं रफ कर लेता हूँ, अगर आप लोगों ने राइट डाउन नहीं किया तो जल्दी से उसे लिख सकते हो आप लोग। ओके, और जिन लोगों को नोट्स की अगर आवश्यकता अगर होंगी तो फिर क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने मतलब ऑब्वियसली हर वीडियो में देता है। जल्दी आइए, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और आपको यहाँ पर भी नोट्स मिल सकते हैं। ओके, सो इतना कोई बड़ी बात नहीं इसमें, तो चिंता मत कीजिए। ओके, सो अभी हम क्या पढ़ रहे कि औपनिवेशिक राष्ट्र की तरफ से क्या प्रॉब्लम आई थी। अभी टाटा आयरन स्टील कंपनी जो थी टिस्को, अब टिस्को के महत्वपूर्ण रहने के कारण क्या है सर? बहुत आता है टिस्को का नाम कभी भी अगर मैं औद्योगिकरण का विकास अगर देखूं ना सर, तो यहाँ पे टिस्को का नाम बहुत आता है। टिस्को ही क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि वो क्या थी, उसमें 19वीं सदी की एक बहुत ही बड़ी मांग थी, तो उसके लिए वो विकसित करने का एक जरिया था। ओके, 19वीं सदी में
ब्रिटेन का सिलसिला था, ब्रिटेन का दबदबा था। तो अभी क्या हो रहा था कि भारत में रेल के विस्तार हो रहे थे, भारत में रेल की पटरियों का विस्तार हो रहा था। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन से माल मंगाना पड़ता था, ब्रिटेन से स्टील वगैरह मंगाना पड़ता था। पॉइंट को समझिए, भारत में रेल का विस्तार होने वाला है, भारत में रेल के पटरियों का विस्तार होने वाला है, तो उसके लिए जो अयस्क लगने वाले, इसके लिए जो माल लगने वाला है, इसके लिए जो भी प्रोडक्ट लगने वाला है, ये सारी चीजें कहाँ से मंगाई जाती थी, ब्रिटेन से मंगाई जाती थी। अब ब्रिटेन तो फुकट में देने नहीं वाला है, नहीं देगा ना, तो यहाँ पर उनका क्या होता था, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी बढ़ती थी। ओके, और फिर क्या हो रहा था कि यहाँ पर उन्हें मतलब उस चीज के ऊपर टिस्को को एक भरोसा था कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ये जो मांग है, इस मांग को कम करके हम खुद भारत को ये मतलब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को हम प्रदान कर सकते करके, उस तरीके से भी एक महत्वपूर्ण था। लेकिन अभी ये जो टिस्को था ना, टिस्को का सच में मौज वाला साल पता कौन सा आया, जब 1914 में दूसरा महायुद्ध हुआ। कब? 1914 में जब दूसरा महायुद्ध हुआ ना, तब तो टिस्को की भाई लॉटरी ही लग गई। जैसे टिस्को इंडस्ट्री इतनी फॉर्म में आई। अब ये कैसे आई बताता हूं। ओके, 1914 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर उसमें क्या था कि भारत में आने वाली जो ब्रिटिश स्टील थी, भारत में ब्रिटिश की तरफ से जो स्टील आती थी, ब्रिटिश स्टील की क्या हुई, गिरावट हुई। अब गिरावट क्यों होगी, क्योंकि ब्रिटेन तो ऑलरेडी दूसरे महायुद्ध में शामिल था, तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पर बहुत सारी इन चीज़ों की, बहुत सारे स्टील्स की, बहुत सारे मतलब नहीं क्या लोहा और इस्पात के चीज़ों की उन्हें आवश्यकता थी। तो अभी ये इधर तो नहीं भेजेगा ना, वो खुद की आपूर्ति को पहले कंप्लीट करेगा, बाद में इंडिया के बारे में सोचेगा। तो करके यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटिश स्टील की कंपनियों में गिरावट आई। और भारत की जो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भारत में अभी क्या चल रहा है, रेल के विस्तार का काम चल रहा है। अभी ब्रिटेन की स्टील तो नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना है, भारत की रेल की पटरियों के लिए क्या हुआ, टिस्को के ऊपर पूरा आश्रित हो गया। मतलब क्या हुआ कि भारत की रेल की पटरियों को विस्तार के लिए जो माल लगता था वो ब्रिटेन से तो नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडस्ट्री अवेलेबल है जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो इसके ऊपर ही इंडिया क्या हो गया, पूरी तरीके से आश्रित हो गया। और साथ ही में पता है तब मजा कब आया, जब ब्रिटेन का माल धीरे धीरे खत्म होने लग गया। और ब्रिटेन ने खुद पता है क्या करने लगा कि उन्हें नहीं क्या कुछ मतलब नहीं क्या स्टील की मांग करने लग गया, स्टील की मांग करने लग गया। किन की तरफ से, टिस्को की तरफ से। और एक समय ऐसा आया कब, 1919 में 1990 में एक ऐसी स्थिति आई जबकि ब्रिटेन पूरी तरीके से 90% माल खरीदने लग गया, माल खरीदने लगा। सबसे बड़ी मजा कब आई, जब क्या कर रहा है टिस्को का, ब्रिटेन कंपनी क्या कर रही है, 90% माल का मतलब खुद ही खरीद ले रही है। तो ऑब्वियसली गाइज उस समय पर टिस्को एक पूरे तब प्राचीन भारत का कह सकते हैं हम उसे, या उस काल का 19वीं सदी का सबसे बड़ा कारखाना बना। और आखिरकार उन लोगों का जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेड, जिन्होंने एक मतलब सपना देखा था कि हम ये करेंगे, आखिरकार उनका यहाँ पर साकार हुआ। और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही मतलब मेहनत की, बहुत सारा स्ट्रगल किया, और आखिरकार यहाँ पर उनकी इंडस्ट्री सामने नजर आई। और साथ ही में मतलब यहाँ पर उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो उस तरीके से क्या हुआ, भारत में औद्योगिकरण में विकास हुआ, मतलब प्राचीन भारत में। ओके, और साथ ही में यहाँ पे लोह और इस्पात उद्योग की हमें शुरुआत होती हुई नजर आती है। लेकिन अभी भारत क्या हुआ, बहुत ही तरीके से बदलता गया है। जैसे कि हमें अभी भारत कैसे बदला है ना, तो फिर नहीं कि हमें ये कुछ बॉलीवुड की मूवियों से भी पता चलता है। जैसे कि अभी 1991 से पहले मूवियाँ बनती थी रोटी, और क्योंकि क्या था कि 1970 में लोगों के लिए नहीं क्या रोटी खाना भारत के लिए एक मुश्किल काम था, एक चुनौतीपूर्वक काम था। लेकिन पता है 1991 के बाद में मूवी आई मर्डर। 1960s के पहले मूवियों में विश्वास सरस्वती चंद्र जी की एक मूवी है जिसमें गाना है, तुम्हें फूल भेजा है खत में, वो फूल नहीं वो मेरा दिल है। लेकिन क्या है कि क्या अभी के गाने आते हैं, अभी के गाने कुड़ी के दिए मैनू जगवार लें दो।
सो यहाँ पे समाज बदला ना, समाज की मनस्थिति बदली, समाज की इच्छापूर्वक चीज़ें बदली और साथ ही में देश में भी क्या उन्नति पूर्वक विकास यहाँ पे नजर आया। सो मेरे भाइयों और मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग किसका वेट कर रहे हो कि यार कोई आएगा, कोई मुझे यूपीएससी के बारे में मतलब पुश करेगा कि भाई तू स्टार्ट कर, तू आईएएस बन सकता है, तू आईपीएस बन सकता है, तुझ में स्ट्रेंथ है, तभी मैं करूँगा। अभी एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब एस्पिरेंट स्टार्टिंग में तैयारी करता है ना तो बिल्कुल मायूस जैसा होता है, नहीं तो एक एनर्जी होती है, लेकिन पता है कि वही एनर्जी कब आती है जब कोई आपके दोस्त हो, आपका कोई टीचर हो, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, वो जब हमें कहता है ना भाई तुझ में क्वालिटी आईएएस बनने की, तो एक कैसा सीना फूल जाता है और लगता है भाई आज 6 तो नहीं 8 घंटे पढ़ाई कर लूंगा यार। लेकिन वही लोग तब धीरे धीरे दूर जाते हैं ना, तब हमें पता आती है हमारी खुद की औकात, हम क्या पढ़ाई कर सकते हैं करके। सो समाज बदला भाई, इंडिया भी बदला है, तो खुद को बदलो कि जब हमें कोई बोलेगा तब कोई हमें पुश करेगा तभी मैं करूँगा, ये माइंडसेट चेंज करो। नहीं तो आज अगर ये 3 बंदे अगर ये सोचते थे ना कि कोई आएगा, कोई इंडिया को हिम्मत दिलाएगा कि औपनिवेशिक राष्ट्र में भी हम लोहा और इस्पात उद्योग को शुरुआत कर सकते, तब हम करेंगे, तो आज टिस्को इतना खड़ा नहीं होता था, समझे। तो अभी भारत को हमने अच्छे तरीके से जान लिया, अभी हम बढ़ेंगे कि जापान में औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ और उसके शुरुआती साल में किस तरीके से हमें मतलब वहाँ की स्थितियाँ दिखाई मिलती है। ओके गाइज, और आप लोग नोट्स निकालते रहिए, और अगर नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर भी आप लोगों की सहायता की जाएगी। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि जापान में इस औद्योगिकरण की शुरुआती के कुछ साल हमें कैसे नजर आए जापान में। ओके, अभी जापान की स्थिति हम पढ़ेंगे। अभी जापान की जो स्थिति थी ना, वो भारत से बिल्कुल भी उल्टी प्रथा थी। अब उल्टी प्रथा कैसी थी सर, भारत में तो 3 बंदे थे, 3 शेर थे कि जिन्होंने हौसला कर लिया था। तो यहाँ पर क्या 3 शेरनियाँ थी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हमें दिखाई देती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट। जैसे कि अभी भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, तो भारत में यहाँ के जो लोग स्टार्टअप करने वाले थे, उन लोगों के पास तो कोई सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कोई प्रमोट करने वाली नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ की चीज़ों को कोई आयात निर्यात नहीं करने वाली है। लेकिन जापान की जो गवर्नमेंट थी ना, जापान के जो लोग शासन कर रहे थे ना यहाँ पर, उन लोगों ने यहाँ पे औद्योगिकरण को बिल्कुल भी सपोर्ट किया। बोले तुम बिल्कुल औद्योगिकरण का सपोर्ट करो, हम लोग आपके पीछे, क्या लगा वो हमें बताओ। अभी ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने, क्यों किया होगा बताओ? तो क्योंकि क्या है कि वो चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा के जो नियम है, पश्चिमी परंपरा ने उन पर दबदबा कर लिया है, अभी पश्चिमी परंपरा क्या है, पूर्वी परंपरा क्या है? पश्चिमी परंपरा यानी क्या, ब्रिटेन की तरफ की शिक्षा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, ठीक है। और दूसरा होता पूर्वी शिक्षा। पूर्वी शिक्षा मतलब क्या कि भारत के कुछ नहीं क्या वैदिक, पुरातत्विक और साथ ही में कुछ मतलब नहीं क्या पुरानी चीज़ों के ग्रंथ, जैसे कि मतलब नहीं क्या किसी धर्म का ग्रंथ हो, उसके बाद में नहीं क्या मतलब कोई वेद हो, या जैसे कि 4 वेद हमें दिखाई देते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो इन सारी की चीज़ें हो, तो ये पूर्वी शिक्षा में आता है। लेकिन पश्चिमी शिक्षाओं का उनका मानना था कि जापान की पश्चिमी परंपरा क्या कर रही है, उन पर भी शासन कुछ निर्धारित करने वाली है या फिर कुछ करते जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें उस परंपरा को या हमें उसके दबदबे को कम करना है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, खुद में औद्योगिकरण का विकास करना है। क्या करना है, हमें खुद में औद्योगिकरण का विकास करना है। और वो सारी चीज़ें किसको लगती थी, तब जापान के ऊपर राज कौन कर रहा था? मेजी राजवंश। कौन कर रहा था? मेजी राजवंश। मेजी राजवंश का तब शासन था और मेजी राजवंश का यही मानना था। मेजी राजवंश कब था? मेजी राजवंश था 1868 में, 1868 में मेजी राजवंश यहाँ पर था। मेजी राजवंश को लगता था कि पश्चिमी परंपरा की वजह से जापान के ऊपर दबदबा होते जा रहा है, और अगर इस दबदबे को हटाना है तो हमें क्या करना है, औद्योगिकरण का हमें विकास करना है। तो अभी उन्होंने ऐसा तो कर लिया है,
और साथ ही में यहाँ के औपनिवेशिक लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो भी मेजी राजवंश है या यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, यहाँ के उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही है कि हम लोग आपका मतलब प्रोडक्ट वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो उद्योगपति थे ना, उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों को एक उन्होंने भरोसा दिलाया और यहाँ पर उन्होंने उद्योगपतियों को निवेश के लिए, इन्वेस्ट के लिए, निवेश के लिए, निवेश यानी क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने पैसे भी दिए। और साथ ही में क्या बोला कि आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो और खुद का विकास कराओ और साथ ही में क्या करो, आगे बढ़ते रहो। भाई पानी देना, थोड़ा बॉटल लीजिए। ओके तो इस तरीके से गाइस थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग है यार, और आप लोगों का प्यार मिलना तो बहुत ही अमेजिंग। देखो गाइस, क्योंकि क्या पता है क्या, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, मुझे उसमें आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि मुझे पता मेरी इतनी सी मेहनत है, इतनी सी मेहनत है, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत सारा चाहिए भाई। ये जो आपका दिल है ना, उसमें बस मैं ही बसना चाहूँ। ओके सो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक ठोक दो यार, कमेंट्स नहीं किया तो कमेंट्स भी कर दो। देखो पसीना आ रहा है, प्यास भी लग रही है। क्या हुआ, कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं ना। ओके सो गाइस मैंने पानी पी लिया है। हाँ अभी हम बढ़ते हैं। हाँ, निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, उन्हें पैसे भी दे रहे हैं और साथ ही में सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ शर्तें भी रखी है कि क्या है कि उसी तरीके से आपको क्या करना है, उन प्रोडक्ट को सेल करना है, यहाँ पर उन चीज़ों को मतलब काम करना है। तो ऐसी छोटी मोटी शर्त थी जो उद्योगपतियों के लिए कोई नई बात नहीं थी, और क्या है कि वो उनके साथ ही सर्वाइवल कंडीशन यहाँ पे उनको बिल्कुल एक्सेप्टेड थी। तो यहाँ पर कोई बड़ी समस्या या बड़ी निर्धारक वाली चीज़ नहीं थी। और साथ ही में यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ के जो अशिक्षित लोग थे, जो शिक्षित नहीं थे, उनके लिए बाहर से वैज्ञानिक बुलाए गए और नवीनतम वैज्ञानिक बुला के उन लोगों को पढ़ा भी रहे। वाह भाई, मेजी राजवंश यहाँ के लोगों का दिल जीत लिया था वो, उस राजवंश ने तो मतलब इतना बड़ा वो कर रहा था कि वैज्ञानिक को बुलाकर यहाँ के लोगों को सिखा भी रहे कि नवीनतम चीज़ों के बारे में सिखा भी रहे, औद्योगिकरण के लिए उन्हें सपोर्ट भी कर रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी दे रहे। भाई यहाँ पर तो पूरी मौज ही मौज हो रही है करके वो कंट्री थोड़ी फार मतलब डेवलपमेंट में आगे बढ़ गई। और साथ ही में वैज्ञानिक को बुलाया गया, यहाँ की नई नई चीज़ों के बारे में उन्हें सिखाया गया और साथ ही में सारी कंडीशंस के बारे में उन्हें मतलब यहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ें सिखाई गई। उसमें क्या आता था, हमारा डाक सेवा, टेलीग्राफ जिसे हम पोस्टल सर्विस कहते हैं, पोस्टल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों में उन्नति हुई, उन सारी चीज़ों में प्रगति, उन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। ओके तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे हमें जापान में देखने को मिलता है। मतलब देखो जापान में थोड़ा सा ईजी था ना औद्योगिकरण का विकास करना, क्योंकि क्या था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था, यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था। और बाद में क्या हुआ, अभी ये जो जापान थी ना, वो क्या करती थी, सस्ती कीमत पर चीज़ें बनाती थी, या मतलब वो टिस्को ने यहाँ पे वो इंडस्ट्री में से उनका माल बनाते थे और यहाँ के पूरे घरानों में सस्ती कीमत पर बेचते थे। अब सस्ती कीमत में हर घराने में बेचने के पीछे का कारण क्या है कि सब लोगों को नई चीज़ों के बारे में पता चले और साथ ही में वो लोग क्या करें, यहाँ की औद्योगिकरण के विकास में खुद भी उपस्थित रह के अपना सहभाग दे सके। यही उनकी सबसे बड़ी चाह थी, जो कि उनकी मनोकामना थी, जो कि जापान के मेजी राजवंश ने पूरी की। तो यहाँ पर अभी हमें दो कंडीशन हमने देख ली। एक देखे हमने औपनिवेशिक राष्ट्र, जिसे हम भारत जो कि हमारा राष्ट्र है, और दूसरा देखे हमने जापान, जहाँ पर मेजी राजवंश का शासन था। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हमें उल्टी नजर आई कि भारत में गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पर मेजी राजवंश का उन्हें पूरा सपोर्ट था। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे देखो, मेजी राजवंश ने इतना बड़ा भी सपोर्ट दिया, लेकिन कभी आप लोगों ने हिस्ट्री में वो चीज़ पढ़ी है कि क्या कि जापान के औद्योगिकरण ने कि देश के हो या फिर किसी विश्व के हो, इसके लिए बहुत बड़ा सहकार्य दिया? नहीं सुना है। लेकिन टिस्को के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि टिस्को ने इतना स्ट्रगल किया, टिस्को ने इतनी सारी चीज़ों को मतलब सामना किया और आगे वो आया। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे, आपके लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे, टेंशन आ रहे, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो आप ये बिल्कुल भी मत डरो कि ये क्यों हो रहा है।
तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है। ओके, सो फिर गाइज आज के वीडियो में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो यार कमेंट्स कर दो, मैं रिप्लाई तो देता ही हूँ कमेंट्स के ऊपर, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। इंस्टाग्राम के अकाउंट भी दिया है, इंस्टाग्राम पे भी आओ, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और मुझे मैसेज करो। आई विल चैट यू, हम मैसेज करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं गाइज। मुझे खुद आप लोगों से बातें करने का बहुत मन करता है यार। आप आया करो इंस्टाग्राम के ऊपर, वो मतलब कमेंट्स करके स्टोरी में मेंशन किया करो, मुझे बातें किया करो। ओके, और आप लोगों से बातें करने में अच्छा लगता है। और जैसे कि अभी 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे जल्दी कंप्लीट होने वाले, तो करो यार, सब्सक्राइबर्स के बटन पे क्लिक करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को वगैरह सब सारे लोगों को बताओ, सब्सक्राइब करने को बताओ। और सब्सक्राइब होने के बाद में मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में हम कभी कभी लाइव भी आया करेंगे, लाइव में हम बातें भी किया करेंगे। ओके, सो गाइज आज के पॉइंट में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, इसे मैं ग्रहित करता हूँ। ओके, सो फिर गाइज मैं अभी मिलूंगा आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक की गाइज आप लोग आपका ख्याल रखना। तब तक की बाय बाय।